बाइस्कोप की बातें। आज बाइस्कोप की बातें, अनुभव की बातें। अनुभव ना हमारा बातें सुनाने का और ना आपके श्रोता होने का। ये अनुभव है आरोही फिल्म मेकर्स की, यानी बासु भट्टाचार्य की फिल्म का, जिसका नाम है अनुभव। अनुभव की बातें सुनकर जो शादीशुदा हैं उन्हें भी कुछ अनुभव होगा, और जो गैर शादीशुदा हैं उनका सोच भी एक अनुभव से गुजरेगा। शायद फिल्म देखने वालों को ऐसा ही कुछ अनुभव हो, यही सोचकर ये फिल्म बनाई गई थी। तो आइए अशोक अय्यर की खोज और आलेख पर आधारित PKA नायर की मदद से तैयार अनुभवी प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा से सुने फिल्म अनुभव की बातें। वैवाहिक जीवन की समस्याएं और पति पत्नी के नाजुक रिश्ते को लेकर कई फिल्में बनी हैं। शायद ये विषय दर्शकों को भी अक्सर अपनी कहानी जैसा लगा है, और फिल्म बनाने वालों को भी प्रेम, गृहस्थी और परिवार के कई आयाम इस तरह की कहानियों में आसानी से मिले हैं। बासु भट्टाचार्य एक ऐसे ही फिल्मकार थे जिनका प्रिय विषय था पति पत्नी का रिश्ता। पति पत्नी के प्रणय और तनाव को लेकर उन्होंने बार बार फिल्में बनाई। अनुभव, आविष्कार, गृह प्रवेश, पंचवटी और उनकी अंतिम फिल्म आस्था तक, बासु भट्टाचार्य की सभी फिल्मों में पति पत्नी के बीच की एक नई समस्या, उससे उपजे तनाव और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश नजर आई। ऐसा नहीं कि बासु भट्टाचार्य ने दूसरे विषयों पर फिल्में नहीं बनाई। डाकू, आनंद महल, तुम्हारा कल्लू और सई परांजपे के निर्देशन वाली स्पर्श जैसी फिल्में भी उन्होंने बनाई, जिनके विषय बिल्कुल अलग थे। मगर उनके द्वारा बनाई गई अधिकतर फिल्में पति पत्नी के संबंधों और दाम्पत्य जीवन के उतार चढ़ाव पर ही बनी। इन्हीं में से एक थी अनुभव, जो ऐसे विषय पर उनकी सबसे पहली फिल्म थी। अनुभव ने गृहस्थी को, घर को एक नई नजर से देखा था। क्या ये घर है? शायद तुमने कभी कोई होटल नहीं देखे। अगर देखते तो तुम्हें मालूम हो जाता ये घर एक बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी एक कमी है, लगाव नहीं। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ हरी, मैं इस होटल में जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे एक घर चाहिए, संसार चाहिए। मित्रों, अनुभव शीर्षक से अब तक 2 फिल्में बनी हैं। पहली थी यही बासु भट्टाचार्य की, जो 1971 में आई थी। दूसरी फिल्म अनुभव बनी थी 1986 में। इसे काशीनाथ ने निर्देशित किया था और इसके कलाकार थे शेखर सुमन, पद्मिनी कोल्हापुरे, सुजीत कुमार और मास्टर जयंत। शेखर सुमन की ये दूसरी फिल्म थी। पहली अनुभव एक गंभीर और संवेदनशील फिल्म थी, जबकि दूसरी 1986 वाली अनुभव एक मसाला फिल्म थी, जिसे सेक्सी दृश्यों और द्विअर्थी संवादों के साथ शायद एक विशेष वर्ग के दर्शकों के लिए ही बनाया गया था। हाँ, अगर कहीं कोई समानता इन दोनों फिल्मों में थी तो वो थी पति पत्नी के रिश्ते की समस्या। पहली फिल्म में पति को पत्नी की भावनाओं की कद्र नहीं थी, क्योंकि उसे अपने ऑफिस और अपनी जिम्मेदारी से फुर्सत नहीं थी। और दूसरी अनुभव में पत्नी को पति की भावनाओं की कद्र नहीं थी, क्योंकि वो दिमागी तौर पर बच्ची थी और मियाँ बीवी के शारीरिक संबंधों से पूरी तरह अनजान थी। जाहिर है, पहली वाली अनुभव ने यादगार अच्छी फिल्मों में जगह पाई और दूसरी अनुभव एक साधारण फिल्म बनकर रह गई। बासु भट्टाचार्य की फिल्म अनुभव दर्शकों के लिए विचारों का एक नया संसार था। कितना बड़ा संसार है, एक तुम और एक मैं। ये एक और एक तो एक ही होना चाहिए था, लेकिन 2 सही। तुमने तो एक और एक को इस ढंग से रखा है कि 11 दिखाई देने लगे। खैर, इतने अच्छे और एफिशिएंट नौकर कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए तो मैंने उन्हें निकाल दिया है। अच्छा बाबा, जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारा संसार है। फिल्म अनुभव का एक और सशक्त पक्ष था उसका गीत और संगीत। संगीतकार कनु रॉय के संगीत से सजे 4 मधुर गाने अनुभव की जान थे। अनुभव से जुड़ी एक अहम बात यह भी है कि सुप्रसिद्ध गायिका
गीता दत्त ने अपनी जिंदगी के आखिरी गाने अनुभव के लिए ही गाए थे। पति गुरुदत्त के देहांत के बाद बरसों तक गीता दत्त की आवाज फिल्मों में सुनाई नहीं दी। अनुभव में उनके 3 सुरीले गीतों को सुनने के बाद ये उम्मीद बंधी थी कि शायद अब फिर से गीता दत्त का जमाना लौटेगा, मगर उनकी जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की। 1972 में गीता दत्त का निधन हो गया और फिल्म अनुभव के गाने उनके आखिरी गाने बनकर रह गए। संगीतकार कनु राय की भी ये बदकिस्मती ही रही कि अच्छा संगीत देने के बावजूद वे हिंदी फिल्मों में व्यापारी सफलता नहीं बटोर पाए। 1950 के दौर में कनु राय गायक बनने के इरादे से हावड़ा से बंबई आए थे। संगीतकार सलेल चौधरी के यहाँ उनकी मुलाकात 2 ऐसे व्यक्तियों से हुई जो आगे चलकर उनके बड़े हितैषी साबित हुए। ये थे गीतकार शैलेंद्र और बासु भट्टाचार्य। बाद में जब कनु राय गायक की बजाय संगीतकार बने तो इंडस्ट्री ने उनके संगीत की सराहना तो की, लेकिन अवसर नहीं दिया। बासु भट्टाचार्य ही एकमात्र ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने कनु राय को बतौर संगीतकार अपनी 5 फिल्मों में अवसर दिया। ये फिल्में थीं अनुभव, आविष्कार, उसकी कहानी, गृह प्रवेश और स्पर्श। फिल्म अनुभव में कनु राय के संगीत से सजा मन्ना डे की आवाज में ये गीत भी बेहद मकबूल हुआ था। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। लहरों का लगा जो मेला, तूफान ना कहो उसको फिर कहीं। कोई फूल खिला चाहत ना कहो उसको फिर कहीं। निर्माता निर्देशक बासु भट्टाचार्य का जन्म कासिम बाजार के शाही परिवार के पुश्तैनी ब्राह्मणों के घर में हुआ था। कलकत्ता से अपनी शिक्षा पूरी कर लेने के बाद वे बंबई आ गए और बिमल रॉय के सहायक बन गए। फिल्म परख में
बासु भट्टाचार्य बिमल रॉय के असिस्टेंट थे, लेकिन बिमल रॉय की मर्जी के खिलाफ उनकी बेटी रिंकी से शादी कर लेने के कारण बिमल रॉय से उनके संबंध बिगड़ गए और साथ भी छूट गया। शैलेंद्र निर्मित तीसरी कसम बतौर निर्देशक बासु भट्टाचार्य की पहली फिल्म थी और इस पहली ही फिल्म में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे, तुम्हारे महल चौबारे यहीं रह जाएंगे सारे। अकड़ किस बात की प्यारे, अकड़ किस बात की प्यारे, ये सर फिर भी झुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। भला कीजिए भला होगा, बुरा कीजिए बुरा होगा। वही लिख लिख के क्या होगा, वही लिख लिख के क्या होगा, यही सब कुछ चुकाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। फिल्म तीसरे कसम के लिए मिले राष्ट्रपति पुरस्कार के 10,000 रुपयों से बासु भट्टाचार्य ने फिल्म अनुभव का निर्माण शुरू किया। थोड़ा सा ऋण फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन से भी मिल गया और फिल्म बनने लगी। बासुदा ने कथा पटकथा तैयार कर ली, छायांकन नंदू भट्टाचार्य ने उठा लिया। अब सवाल यह था कि कलाकार कौन से लिए जाएं, किस किस का सहयोग मिलेगा, क्योंकि किसी को भी पारिश्रमिक देने के लिए बासु भट्टाचार्य के पास बड़ी धनराशि तो थी ही नहीं। अंततः नायक चुने गए संजीव कुमार। नायिका के लिए बासु भट्टाचार्य की ख्वाहिश थी कि नरगिस अनुभव की नायिका बने। वे नरगिस से मिले भी, लेकिन नरगिस ने उनसे यह कहकर माफी मांग ली कि अब वे गृहस्थी और बच्चों में ही मगन रहना चाहती हैं और अभिनय में लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। इसके बाद बासुदा को तनुजा की याद आई। तनुजा उन दिनों बेहद बिजी स्टार थीं। जब बासु भट्टाचार्य तनुजा से मिले तो तनुजा ने उन्हें अपनी व्यस्तता का हिसाब किताब समझाया। बासुदा ने तनुजा से कहा कि आप मुझे सिर्फ 2 घंटे का समय दे दीजिए, मेरी कहानी सुन लीजिए, इसके बाद फैसला करें। तनुजा ने कहानी सुनी और कहानी तनुजा को इतनी पसंद आई कि उन्होंने तुरंत मंजूरी दे दी। A.K. हंगल, दिनेश ठाकुर और अन्य कलाकारों ने भी सहयोग का वादा किया। संवाद सागर सरहदी और कपिल कुमार ने लिखे, गीत गुलजार और कपिल कुमार ने, और ये सारा काम यारी दोस्ती की खातिर किया गया, बहुत कम मुआवजे में। पूंजी न होने के कारण सेट लगाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। कहानी एक अखबार के दफ्तर और नायक नायिका के घर के इर्द गिर्द घूमती थी और इसके लिए 2 लोकेशंस मिल भी गए। मुंबई में बोरी बंदर इलाके की टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग बनी नायक का ऑफिस और कारमाइकल रोड वाला तनुजा का असली फ्लैट बना फिल्म के नायक नायिका का घर। इन्हीं 2 स्थानों पर फिल्म अनुभव की पूरी शूटिंग की गई। उन दिनों संजीव और तनुजा दोनों इतने व्यस्त थे कि उनका इंतजार करते करते कई बार बासुदा परेशान हो जाते। 1-2 बार तो संजीव कुमार को अनुभव से अलग करके किसी और कलाकार को लेने के बारे में भी बासु भट्टाचार्य ने सोचा, लेकिन इस इरादे को
वे अंजाम नहीं दे सके, क्योंकि फिल्म के नायक अमर के किरदार में संजीव कुमार ऐसे रच बस गए थे कि किसी और को उस भूमिका में देखना बासु भट्टाचार्य के लिए बहुत मुश्किल था। तनुजा और उनकी मां शोभना समर्थ ने अपना फ्लैट शूटिंग के लिए देने के अलावा भी बासु भट्टाचार्य को पूरा सहयोग दिया। अक्सर शूटिंग के दौरान यूनिट के लिए भोजन की व्यवस्था तक उन्होंने की। संजीव कुमार और तनुजा अनुभव से पहले भी प्रिया, बचपन और गुस्ताखी माफ जैसी फिल्मों में नायक नायिका बनकर साथ आ चुके थे। इन दोनों के अलावा फिल्म अनुभव का तीसरा और एक महत्वपूर्ण किरदार था नायिका का प्रेमी शशि, जिसे दिनेश ठाकुर ने निभाया था। कल जो बीत चुका है उसे आज याद करके परेशान होना ठीक नहीं। मैं परेशान नहीं हूँ, जो कल बीत गया उसे भूल भी चुकी हूँ। मीता, इस तरह पेश नहीं आते। मैं तुम्हारी इज्जत करना चाहता हूँ। तुम्हें सुखी देखकर बड़ा संतोष हो रहा है। तुमने मुझे कब सुखी देखा? क्यों? जब से तुम्हें परेशान देख रहा हूँ। यानी? सीधी सी बात है मीता, तुम्हारा वर्तमान जीवन अगर सुखी नहीं होता तो मुझे देखकर तुम यूं परेशान नहीं हो जाती। दिनेश ठाकुर का फिल्म अनुभव के साथ एक दिलचस्प किस्सा जुड़ा हुआ है। फिल्म अनुभव के निर्माण की तैयारियों के दिनों में दिनेश ठाकुर दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज में हिंदी के लेक्चरर हुआ करते थे। बासु भट्टाचार्य ने जब उन्हें अनुभव के लिए चुना तो दिल्ली में दिनेश ठाकुर के नाम एक तार भेजा जिस पर लिखा था, कम बॉम्बे विद द बियर्ड। बियर्ड यानी बढ़ी हुई दाढ़ी के साथ बंबई आ जाओ। उन दिनों भी दिनेश थोड़ी थोड़ी दाढ़ी रखा करते थे और बासु भट्टाचार्य को उनका वही रूप चाहिए था। मगर पोस्टल विभाग की मेहरबानी या गलती, कुछ भी कहिए, उस टेलीग्राम में बियर्ड शब्द बन गया ब्रेड। यानी दिनेश ठाकुर ने पढ़ा, कम बॉम्बे विद द ब्रेड। वे बड़ी उलझन में पड़ गए, सोचने लगे कि ब्रेड लेकर बंबई आने को लिखा है, क्या बंबई में ब्रेड नहीं मिलती, या फिर ब्रेड तक का इंतजाम भी खुद ही करना पड़ेगा। बंबई पहुंचकर ही ये राज खुला कि तार में बियर्ड ब्रेड हो जाने से अर्थ का अनर्थ हो गया था। फिल्म अनुभव के बाद दिनेश ठाकुर मेरे अपने और रजनीगंधा जैसी फिल्मों में भी नजर आए। यही नहीं, उन्होंने विनोद मेहरा और रेखा अभिनीत फिल्म घर की कहानी भी लिखी और इसके लिए सन 1978 में बेस्ट राइटर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। दरअसल घर उनका एक रेडियो नाटक था जो 1965-66 के दौरान दिल्ली रेडियो से ब्रॉडकास्ट हुआ था। लेकिन अभिनय और लेखन करने के बावजूद दिनेश ठाकुर फिल्मों से बहुत अधिक जुड़ाव नहीं रख पाए। वे लौट गए रंगमंच की दुनिया में, जहां अपने थिएटर ग्रुप अंक के माध्यम से उन्होंने अपने शौक को अब तक न सिर्फ बरकरार रखा है बल्कि वाहवाही भी बटोर रहे हैं। वैसे तो फिल्म अनुभव में कई फिल्मों के रंग झलकते हैं, जैसे ऋषिकेश मुखर्जी की अनुराधा और सत्यजीत रे की बंगला फिल्म चारुलता। लेकिन खुद बासु भट्टाचार्य का अनुभव के बारे में यह कहना था कि इसको बनाने की प्रेरणा उन्हें अपने एक मित्र और मित्र की पत्नी में हुए तलाक से मिली। दोनों के ही बासु भट्टाचार्य से बहुत अच्छे संबंध थे। बासु भट्टाचार्य ने जब अपने दोस्त से बात की तो उन्हें लगा सारा दोष दोस्त की पत्नी का था, और जब दोस्त की पत्नी से बात की तो लगा सारा दोष उसके पति का था। बासु भट्टाचार्य ने उन दोनों को समझाया भी कि जैसे तुम दोनों मुझसे बात कर रहे हो उसी तरह आपस में बात क्यों नहीं करते। मगर उनके समझाने के बावजूद दोस्त और उनकी पत्नी एक नहीं हो पाए। मगर जीवन में घटी इस त्रासदी से प्रेरित होकर जब बासु भट्टाचार्य ने कहानी रची तो वे इसे ट्रेजेडी नहीं बना पाए। उनका विचार था कि रचनाकार को टूटने की नहीं, जुड़ने की प्रेरणा देनी चाहिए। तुम भी उन सब पुरुषों की तरह हो अमर, जो अपने हर सवाल का जवाब पाने ना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। कितने बड़े एडिटर हो तुम, सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन सिखाते हो, टीचर्स को बताते हो कि वो कैसे पढ़ाएं, स्टूडेंट्स को समझाते हो कि वो कैसे पढ़ें, पॉलिटिक्स में हिस्सा लें या ना लें, सबको बताते हो, सबको समझाते हो कि वो क्या करें और क्या ना करें। संसार की हर समस्या के लिए तुम्हारे पास एक एडिटोरियल है, लेकिन तुम्हारी अपनी समस्या के लिए तुम्हारे पास कोई एडिटोरियल है? मेरी समस्या के लिए, हम दोनों की समस्या के लिए? अनुभव की कहानी शुरू होती है उस घर से जहां अमर सेन यानी संजीव कुमार और उनकी पत्नी मीता यानी तनुजा अपने ढेर सारे नौकरों के साथ रहते हैं।
अमर एक मशहूर अखबार का एडिटर है और हर वक्त काम में मशगूल रहता है। अमर के लिए घर भी ऑफिस से कम नहीं था, न दिन का होश न रात का। और इस माहौल के गवाह थे घर के सबसे बुजुर्ग नौकर हरी काका, यानी A.K. हंगल। काफी रात हो गई। अभी तो सिर्फ 2 ही बजे हैं। क्या करूं हरी, कभी कभी काम इतना आ जाता है। मुझे तो लगता है साहब, आप लोगों की दुनिया कुछ उल्टी पुल्टी चलती है। चलो अब देखिए साहब, भगवान ने दिन बनाया काम के लिए और रात आराम के लिए। आप हैं कि न दिन देखना न रात, बस काम काम काम। अब आदमी जिंदगी में काम क्यों करता है? ताकि आराम मिले। जब दूसरा आराम ही नहीं तो काम किस काम का? अरे हरे, काम होता ही कहाँ है? सारी जिंदगी में और सब कुछ होता है, बस काम ही नहीं होता। लेकिन अगर सब कुछ अपने लिए करना था तो फिर शादी क्यों की, घर क्यों बसाया? मैं तो कल शाम को इस कमरे में ताला लगा दूंगा। मैंने तो ऐसा कहीं नहीं देखा। आप यहाँ रात रात भर काम करें और उधर मेम साहब। इसीलिए तो यहाँ काम कर रहा हूँ। जरा सोचो, उस कमरे में रात रात भर बत्ती जलती रही तो तुम्हारी मेम साहब को तकलीफ नहीं होगी? तो फिर रात रात भर काम करने की जरूरत ही क्या है? अच्छा, हर काम अपने अपने वक्त पर जाओ। अक्सर ऐसा होता कि अमर दोपहर के खाने पर भी घर नहीं पहुंच पाता और ऐसे में साहब तो लंच पे नहीं आ रहे हैं, आपके लिए क्या बनाऊं? तुम लोग अपने लिए खाना बना लो, मैं नहीं खाऊंगी। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। और कुछ सुनो, 4 बजे से तुम लोग सब यहीं रहना, कहीं जाना नहीं। जी मेम साहब। कभी कभी किसी पार्टी या जलसे के बुलावे के लिए फोन आता और अमर के लिए जाना संभव नहीं होता, तो मीता कुछ समझ नहीं पाती कि क्या जवाब दे। लेकिन मुझे उनके प्रोग्राम का कुछ पता नहीं। अगर वो फ्री हुए तो जरूर आएंगे। थैंक्स फॉर रिमेम्बरिंग अस। बाय बाय। बाहर अमर की मसरूफियात बढ़ती जा रही थीं और घर में मीता का खालीपन। ऐसे में मीता ने एक कदम उठाया। उसने घर के सब नौकरों को बुलाया। मैंने तुम लोगों का हिसाब कर दिया है। ये रही 2-2 महीने की तनख्वाह। मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को जल्द ही दूसरी नौकरी मिल जाएगी। मेम साहब, तुम्हें और रुपया चाहिए? ये आप क्या कर रही हैं मेम साहब? इस जमाने में इतने ईमानदार नौकर आपको फिर नहीं मिलेंगे। मुझे तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए। लेकिन मेम साहब। अरे तुम बहुत ज्यादा बोलने लगे हो। हाँ मेम साहब, आज तो मैं बोलूंगा। हरी साहब इतने से थे जब मैं यहाँ आया था, और आज आप कहती हैं कि 2 महीने की तनख्वाह लो और जाओ। मेम साहब, आपने कभी सपना देखा है? सपने को अपनी बाहों में जवान होते देखा है? आप तो मालकिन हैं, जिसे चाहे निकाल दें। लेकिन मैं कैसे जाऊं? अब आपको कैसे समझाऊं? आप तो कभी किसी के लिए घोड़ा नहीं बनी। मैं साहब के बचपन का बुढ़ा घोड़ा हूं मेम साहब। हरी नहीं मेम साहब, आप मुझे नहीं निकाल सकती। आप तो क्या साहब भी नहीं निकाल सकते। मैं तो घर से तभी जाऊंगा जब इस दुनिया से जाऊंगा। ये मेरा घर है। हरी काका का घर से इतना अपनापन और ऐसा जुड़ाव देखकर मीता का दिल भर आया और वो अपना दुख छुपा नहीं सकी। हरी काका नौकर होकर भी इस घर को अपना घर समझते थे और मीता मालकिन होकर भी इस घर में अपनापन महसूस नहीं कर पा रही थी। उसकी कल्पना में जो घर था वो घर ऐसा नहीं था। क्या ये घर है? हरी, शायद तुमने कभी कोई होटल नहीं देखे। अगर देखते तो तुम्हें मालूम हो जाता ये घर एक बहुत बढ़िया होटल है। यहाँ हर चीज है, किसी चीज की कमी नहीं। फिर भी एक कमी है, लगाव नहीं। तो क्या इसीलिए आपने? हाँ हरी, मैं इस होटल में जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अब मुझे एक घर चाहिए, संसार चाहिए। अगर यही बात है तो मैं भी चला जाता हूँ। नहीं हरी, तुम सिर्फ एक नौकर होते तो शायद दूसरों के साथ चले जाते। मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। ठीक, ये क्या कह रही हैं आप तो मालकिन हैं। इस घटना के बाद हरी काका और मीता का रिश्ता नौकर और मालकिन का नहीं बल्कि ससुर और बहू जैसा बन गया। जब अमर ऑफिस से लौटा तो उसे नौकरों के बगैर घर सूना सूना सा लगा। कहाँ गए सब लोग? क्यों, इनकी कमी महसूस हो रही है? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं रहा। सवाल और जवाब मैं नहीं जानती, लेकिन फिर भी एक सवाल करती हूँ। जब वो सब होते हैं और मैं नहीं होती, क्या तुम मेरी कमी महसूस करते हो? शायद नहीं,
क्योंकि मैं इस घर की शोभा ही बनकर रह गई हूँ। जरूरत नहीं। अमर, मैंने तुमसे पूछे बगैर हरी के सिवा सब नौकरों का हिसाब कर दिया है। लेकिन नौकरों के बगैर इतना बड़ा संसार कैसे चलेगा? कितना बड़ा संसार है, एक तुम और एक मैं। ये एक और एक तो एक ही होना चाहिए था, लेकिन दो सही। तुमने तो एक और एक को इस ढंग से रखा है कि 11 दिखाई देने लगे। खैर, इतने अच्छे और एफिशिएंट नौकर कहीं नहीं मिलेंगे, इसीलिए तो मैंने उन्हें निकाल दिया है। अच्छा बाबा, जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारा संसार है। मेरा संसार। यही बात समझने के लिए मुझे 6 साल लग गए। मीता अपनी तन्हाई, जिंदगी के खालीपन और हर दुख दर्द के बारे में अमर से मानो एक राह में बहकर सभी कुछ कहती गई। जब मैं 12 साल की थी तो मेरी माँ चल बसी। तुम तो सोच सकते हो अमर मुझ पर क्या बीती होगी। लेकिन जब मैंने पिताजी का हाल देखा तो माँ को खोने का दुख भूल गई और उस छोटी उम्र में मुझे माँ की जगह ली। मैंने माँ से बढ़कर पिताजी की सेवा करने की कोशिश की, but how miserably I failed. अमर, मैं माँ जैसे दाल न झोंक सकी, माँ जैसे बिस्तर न लगा सकी, माँ जैसे पान न बना सकी, माँ जैसे कुछ न कर सकी। जो काम माँ इतनी आसानी से पिताजी के लिए करती थी वो मैंने कितने जतन से किया, लेकिन फिर भी पिताजी कहते थे तेरी माँ जैसा काम करती थी वैसे कोई काम नहीं होता। अच्छा अमर, कल अगर मैं इस संसार में न रहूं तो क्या तुम्हें भी वैसा ही महसूस होगा जैसा पिताजी को मेरी माँ के लिए होता था? मीता की तमाम शिकायतों के बावजूद अमर में कोई बदलाव नहीं आया। उसका अखबार और उसका काम उसे हर वक्त मसरूफ रखता। मीता भी जैसी जिंदगी थी उसी में खुश रहने की कोशिश करने लगी। मेरा दिल जो मेरा होता पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता मेरा दिल। ला 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 ला, हा 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 हा। सूरज को मसल कर मैं चंदन की तरह मलती, सोने का बदन लेकर कुंदन की तरह जलती, इस गोरे से चेहरे पर आईना फिदा होता मेरा दिल। ला 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 ला, हा 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 हा। बरसा है कोई बरसा, आकाश समंदर में एक बूंद है चंदा की, उतरी न समंदर में। दो हाथों की ओक मिली, गिर पड़ता तो क्या होता, हाथों में खुदा होता मेरा दिल जो मेरा होता पलकों से पकड़ लेती। ला 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 ला, हाथों में खुदा होता मेरा दिल। ला 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 ला, हा 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 हा। ऊपर से समंदर की तरह शांत दिखाई देने वाली
मीता की गृहस्थी में एक दिन हलचल मचाने के लिए आ गया एक टेलीफोन। हेलो, इज इट 362595? कुड आई स्पीक टू मिसेस सिंह प्लीज? मीता, मैं शशि बोल रहा हूँ। मेरा नंबर तुम्हें कहाँ से मिला? क्यों, टेलीफोन डायरेक्ट्रेस? क्या चाहिए तुम्हें? उनसे मिलना चाहता हूँ। अगर इतना ही जरूरी है तो शाम को आओ, जब वो घर में होंगे। मीता, मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। 4 बजे आ रहा हूँ। हेलो हेलो। ये फोन शशि यानी दिनेश ठाकुर का था। शशि और मीता किसी जमाने में एक दूसरे से प्रेम करते थे, लेकिन अब मीता का संसार बदल चुका था। अब उसके लिए पति और घर संसार ही सब कुछ था। उसे सिर्फ अमर और अमर की पसंद का ही ख्याल था। शशि के फोन के बाद जब अमर दोपहर के खाने के लिए घर पहुंचा तो ये आलू के परोठे का आइडिया किसका था? बहू का। बनाया भी उसी? जी। हाँ हाँ हाँ, आज बहुत सालों बाद आलू के परोठे खाना को मिला। मीता, यू आर स्पॉइलिंग। अगर ये तुम्हारी मेहरबानी कुछ दिन और रही तो मैं किसी काम का नहीं रहूंगा। क्या मतलब? मतलब इतना अच्छा खाना खा के कोई काम कर सकता है? जी चाहता है यहीं सो जाऊं। अरे मैं तो बताना ही भूल गया, आज खाने पे मैंने 4 और आदमियों को बुलाया। तो क्या हुआ? अच्छे काम करते हैं, आज मैं ऑफिस ही नहीं जाता। हाँ, और कहलवा देता हूँ कि आज की मेरी छुट्टी मीता के किचन में लग गई। अगर तुम्हें सोना है तो सो जाओ, बहाने क्यों बना रहे हो? किचन में तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि रुकावट डालोगे। लेकिन मीता। लेकिन कुछ। अब आप मेहरबानी करके जल्दी से ऑफिस तशरीफ ले जाइए। अच्छा साहब, जैसा आप कहो। लंच करने के बाद अमर वापस ऑफिस निकल गया तो घर में एक बार फिर से वही सूनापन छा गया। ऐसे में बोरियत से बचाने वाला सिर्फ एक ही मित्र था मीता के पास, उसका रेडियो। रेडियो भी क्या अनोखा मित्र है। या तो कोने में चुपचाप बैठा रहेगा और अगर बोलेगा तो चुपके से जाने कितने सपने जगा जाएगा। चुपके से आके कोई चुपके से आके सपने सुला के मुझको जगा के बोले कि मैं आ रहा हूँ, कौन आए ये मैं कैसे जानूं। कोई चुपके से आके सपने सुला के
मीता ने फोन पर भले ही शशि की उपेक्षा की थी, लेकिन शशि ने जैसा कहा था वो ठीक 4 बजे मीता के घर आ धमका। यस। अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? किस लिए आए हो? मीता, हमारे यहाँ तो घर आए हुए दुश्मन के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया जाता। तुम आए क्यों हो? कल जो बीत चुका है उसे आज याद करके परेशान होना ठीक नहीं। फजूल बातें करके वक्त जाया मत करो। जो कहने आए हो वो कहो। नहीं, हम लोग इतने दिनों बाद मिले हैं, लेकिन एक दूसरे का हाल चाल पूछने के बजाय कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं। तुम बैठोगे नहीं? प्लीज शशि, मेरे कोई गेस्ट आने वाले हैं। अगर ये बात है तो मैं चलता हूँ। लेकिन तुमने ये तो नहीं बताया कि तुम आए क्यों? बम्बई में आए हुए 2 दिन हो गए मुझे। एक इंटरव्यू के सिलसिले में आया था। कल वो इंटरव्यू भी हो गया। तुम्हारे पति मिस्टर सेन उनसे कोई सिफारिश चाहते हो? सिफारिश तो तुमसे चाहता हूँ। तुम्हारे कहने से जगह मुझे मिल सकती है मीता। सब कुछ मिस्टर सेन के हाथों। मैं उनके दफ्तर के मामलों में दखल नहीं देती। यानी? सीधी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए उनसे कुछ नहीं कहूंगी। इसी बात का डर था। इज्जत भी गई और काम भी नहीं बना। हम जैसे लोगों की जिंदगी में यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी। तुम्हें बेवजह तकलीफ दी। मीता ने शशि को सिफारिश के लिए बेशक मना कर दिया था, लेकिन शायद दिल के किसी कोने में छिपे हुए प्यार ने उसे मजबूर कर दिया, और इसका सबूत शशि को मिला अमर के ऑफिस में। मिस्टर शर्मा, यू आर अ वेरी लकी मैन। लेट मी टेल यू मिस्टर शर्मा, इस जॉब के लिए मेरे पास 52 एप्लीकेशंस आई। उनमें से सिर्फ आप ही की एक एप्लीकेशन थी जिसके साथ कोई सिफारिश नहीं थी। इसीलिए नहीं, मैंने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी, कटिंग्स देखी, और आपका इंटरव्यू लेने के बाद ये महसूस किया आपको किसी किस्म की सिफारिश की जरूरत नहीं। इसलिए बड़ी खुशी के साथ ये नौकरी मैंने आपको दी। लेकिन आखिर तुमने भी सिफारिश भेजी थी। जी, दरअसल बात यह है सर कि... कोई बात नहीं, तुम बड़े भाग्यवान हो। तुम्हारी सिफारिश भी हो गई और बिना सिफारिश के तुम्हें नौकरी भी मिल गई। सर, इस शहर में आने पर मुझे लगा कि योग्यता के साथ साथ सिफारिश की भी जरूरत है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर ये नौकरी मुझे सिर्फ सिफारिश की वजह से देनी पड़ती तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती। आपकी इस खुशी को कायम रख पाना मेरी खुशनसीबी होगी सर। अच्छा, तुम डायलॉग भी बोले सर? खैर छोड़ो, अब चलो मैं तुम्हें अपना प्रेस दिखाता हूँ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्रेसेस इन द कंट्री। पहले ही दिन शशि ने अमर को अपनी खूबियों से प्रभावित कर लिया। शाम को जब अमर घर लौटा तो... एक्चुअली ऑफिस से तो मैं जल्दी निकला था। रास्ते में शशि को छोड़ता हुआ आ रहा हूँ। 5 मिनट उसी के वहाँ रुक गया। जैसे ही उसके रूम में दाखिल हुआ मुझे अपनी बैचलर लाइफ याद आ गई। सॉरी। अरे हाँ मीता, तुमने परसों के अखबार में वो शशि का मिडलर पढ़ा था ना? आज दिन भर ऑफिस में उसकी तारीफों के फोन आते हैं। I told you, he's got a bright future. अच्छा, you know, कल के लिए मैंने उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एडिटोरियल दिया है और मुझे यकीन है he is going to make a great job out of it. ये पढ़ो तुम, कितना अच्छा एडिटोरियल लिखा है शशि। पढ़ो। So challenging. चाय लो, ठंडी हो जाएगी। इतना अच्छा तो मैंने खुद कभी नहीं किया। कितनी गर्व की बात है। गर्व की बात नहीं है। After all, Shashi is my discovery. I am proud of. अब शशि अपनी जिंदादिली और खूबियों की वजह से अमर के दफ्तर का ही नहीं, घर का भी एक हिस्सा बनता जा रहा था। कल वाली पिक्चर कैसी लगी? गुड। आई एम सॉरी, हमको तो आधे से ही उठ के जाना पड़ा। मीता की तबीयत ठीक नहीं थी। आई सी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। सुनो, आज शाम को हम साथ ही चलेंगे। हाँ? तुम 6 बजे तक अपना काम खत्म कर देना। ऑफिस में भी अमर अब शशि का बॉस कम और दोस्त ज्यादा बन गया था। देखो शशि, ये मैसूर और महाराष्ट्र का जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कुछ भी कहने या कुछ भी लिखने से पहले हमें पूरी तरह सोच समझ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम उतना ही नाजुक, उतना ही डेलिकेट है जितना एक मियाँ और बीवी का प्रॉब्लम होता है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन सर क्या हम लोगों को नहीं चाहिए? छोड़ो शशि, अब ये प्रॉब्लम्स और एडिटोरियल, ऑफिस की बातें ऑफिस में। बाहर निकले 5:30 बज गए, अब ऑफिस की बातें, धंधे की बातें बंद। ऑलराइट सर। शाम को घर लौटते समय अमर को शशि से मीता की उस खूबी का पता चला जिससे वो शादी के इतने सालों बाद पति बनकर भी अनजान था। ना कहूँ इसको फिर कहीं
क्या हुआ सर? गाड़ी क्यों रोक दी? तुमने गाना क्यों रोक दिया? Do you like this song, sir? Isn't it a beautiful song? हाँ। This is my favorite song, sir. अच्छा, काफी चीजों में हम दोनों की पसंद मिलती जुलती है। मुझे भी कई बार ऐसे ही लगा है। अगर आप कहें ये रिकॉर्ड आपको प्रेजेंट करूं सर? मेरे ख्याल से ये रिकॉर्ड मन्ना डे ने गाया है ना? जी हाँ, ये रिकॉर्ड मेरे पास होना चाहिए। है, ये रिकॉर्ड मेरे पास है। यू नो शशि, मेरे पास कम से कम 1000 रिकॉर्ड्स होंगे। जब कोई खास गाना सुनने का मूड होता है तो सबसे पहले तो उन 1000 रिकॉर्ड्स में से उस रिकॉर्ड को ढूंढना पड़ता है। मुश्किल से जब वो रिकॉर्ड मिलता है तो उसे बाहर निकाल कर उसे रिकॉर्ड प्लेयर पर लगाना पड़ता है, फिर स्विच ऑन करना पड़ता है, फिर एक खट सी बेसुरी आवाज होती है, फिर कहीं जाके गाना सुनने को मिलता है। तब तक गाना सुनने का मूड खत्म हो जाता है। इसलिए जब ऐसे कोई गुनगुनाता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। नेचुरली सर। क्या नेचुरली? क्यों नेचुरली सर, जब मिसेस सेन खुद इतना अच्छा गाती हैं तो। मिसेस सेन माय वाइफ? अब मेरी बीवी? जी। मिसेस सेन माय वाइफ गाती, अच्छा गाती। घर पहुंचने पर अमर ने नकली गुस्से में मीता से जवाब तलब शुरू किया। What the hell you mean by क्या? लेकिन क्या? मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? अच्छा एक बात बताओ, हमारी शादी को कितने साल हुए हैं? 6 साल। लेकिन हमारी शादी को 6 साल हुए हैं। हम 6 साल से पति पत्नी हैं। मैं पूछता हूँ ये सब बातें मुझसे कब तक छुपाई जाती रहेंगी? आज तक तुमने बात मुझे क्यों नहीं बताई? क्या 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 आज तक तुमने मुझसे क्यों छुपाया कि तुम बहुत अच्छा गाती? ये बात मुझे तुमसे नहीं, ये लो चला नहीं गया, पगला कहीं का। All right. Now you tell me, what is all this nonsense? क्या? What do you mean by क्या? लेकिन क्या? हमारी शादी को कितने साल हो गए? 6 साल। हमारे शादी को 6 साल हो गए। 6 साल से हम पति पत्नी हैं, लेकिन बाहर के आदमी के सामने पति से कैसे पेश आना? अच्छा। शशि बाहर का? हाँ? शशि बाहर का आदमी? मैं खान बनाओ, गाना सुनाओ। जो हाथ मुंह धोकर आओ, मैं चाय। हाँ, पहले गाना सुनाओ फिर चाय। मुंह धोकर आओ। अच्छा, मुंह धोकर आओ। अमर तो अब मीता का गाना सुने बगैर पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं था। बस चाय हो गई, अब गाना हो जाए। अच्छा अमर, एक बात बता, शशि ने तुम्हें जब कहा कि मैं अच्छा गा लेती हूँ तो तुम्हें कैसे लगा? अरे कुछ मत पूछो कैसा लगा। उसकी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं क्या हो जाता, लेकिन फौरन ख्याल आया ये तो अपना शशि है, इसलिए फिर सोचना ही बंद कर दिया। और कुछ नहीं सोचा? और क्या सोचो? अच्छा, तुम जो सोचने के लिए कह रही हो ना, वो शशि के बारे में मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि शशि इज आफ्टर ऑल आवर शशि। शशि का मतलब चांद होता है। चांद में कलंक क्यों होता है? मीता, शशि का आधा नाम है। जो सिर्फ शशि को जानते हैं उनको उसमें कलंक नजर आते हैं, लेकिन मैं शशि भूषण को जानता हूँ और उसका मतलब जानती हूँ क्या? शिव। जानती हूँ। क्या? ये कि शशि भूषण अब अमर भूषण हो गया है। एक तरफ अमर का अनुरोध और दूसरी तरफ बरखा की बरसती बूंदों का निमंत्रण। मीता ने पहली दफा अमर के सामने बारिश की फुहारों में भीगते हुए गाना शुरू किया।
अमर को मीता के लिए बिल्कुल समय नहीं था और कहां हालात ने उसे घर बल्कि बिस्तर से बांध लिया। अचानक बीमार हो जाने से घर पर ही रुकना अमर की मजबूरी हो गई। आओ शशि आप। डॉक्टर कोहली, दिस इज मिस्टर शशि भूषण शर्मा। हेलो। मेरे साथ काम करते हैं और आपके फ्यूचर पेशेंट। बट वाई फ्यूचर पेशेंट? आप तो मुझे इस वक्त भी, लेकिन हूँ नहीं डॉक्टर। बट मिस्टर शर्मा, आपकी आंखों को देखकर लगता है कि आप रात बहुत देर तक पढ़ते हैं। आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। थैंक्स फॉर द सजेशन डॉक्टर, लेकिन हम लोगों का काम ही ऐसा है। बताइए, रात रात भर न जागे तो काम किस तरह पूरा हो? बेटा तुम कहाँ चली? चाय करा। शशि, जिस लड़की से भी तुम शादी करोगे ना, वो बहुत ही खुशकिस्मत होगी। She'll be a very lucky girl। कब कर रहे हो शादी? अब मैं चलूंगा सर। हाँ, आज खाना यहीं खाना। अरे मीता, आज शशि यहीं खाएगा? नहीं सर, फिर कभी सही। आज माफ कीजिए, आज कहीं बाहर खाने पर जाना है। बाहर जाना? कौन है वो? सर ऐसी कोई बात नहीं है, जब कभी होगी आपसे छिपकर थोड़ी होगी। बीमारी की हालत में अमर को महसूस होता कि मीता उसके पास ज्यादा से ज्यादा रहे। बैठो। बहुत काम पड़ा हुआ। अरे बैठो ना। प्लीज जाने दो। अच्छा फिर वो गाना सुना दो। क्या है वो? फिर कहीं कोई फूल खिला। अभी सुनाती हूँ। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं कोई दीप जला, मंजिल ना कहो उसको। फिर कहीं मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। मन का समंदर प्यासा हुआ, क्यों किसी से मांगे दुआ। लहरों का लगा जो मेला, ना कहो उसको। फिर कहीं कोई फूल खिला, चाहत ना कहो उसको। फिर कहीं छह सात दिनों की बीमारी और बीमारी के दौरान लगातार मीता के समीप रहने का अनुभव। इस अनुभव ने जैसे अमर की चेतना में कई फूल खिला दिए
और फूलों की यह खुशबू वो शशि के साथ बांटे बिना नहीं रह सका। मेरी शादी को 6 साल हो गए, लेकिन ये पिछले 6-7 दिनों में मैंने मीता को जितना जाना शायद कभी न जान पाता। मैं तो कहता हूँ शशि अपने को शादी करने के बाद फौरन बीमार पड़कर कुछ दिन घर में ही रहना चाहिए। मैं तुम्हें बोर तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं सर। अमर भले ही शशि का चाहे जितना दोस्त हो गया हो, मीता अब भी शशि से अजनबी जैसा ही बर्ताव कर रही थी और मीता की ये बेरुखी शशि साफ महसूस भी कर रहा था। सुनो, जरूरत से ज्यादा देर क्यों रुकते हो? इतने समझदार हो फिर भी इतना नहीं समझते। याद है तुमने कहा था मुझे सुखी देखकर तुम्हें संतोष होता है। दरवाजे पर मीता और शशि के बीच हो रही इन बातों को अमर ने सुन लिया और इसके बाद शक और गलतफहमी की आग में अमर और मीता की गृहस्थी घिरने लगी। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? फोन तुम्हें दे दिया है, जिसे चाहो बुला लो। मैंने तुम्हें फोन लाने के लिए नहीं कहा था, शशि को फोन करने के लिए कहा था। तुम्हें लगता है मैंने सुना नहीं? तो जो सुना वो करती क्यों नहीं? देखो अमर, शशि तुम्हारा असिस्टेंट है और मैं, खैर अगर तुम अपनी पोजीशन की वजह से उससे खुद फोन नहीं कर सकते तो मैं भी नहीं कर सकती। मैं हरि को भेज रही हूँ, उससे करवा लेना। मीता, I want you to ring him up. आप इसी वक्त यहाँ आ जाइए। शशि की वजह से अमर और मीता के बीच उपजा तनाव हर पल बढ़ता जा रहा था। हाँ शशि, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था, वो जरा सुना तो इधर। मेरा हाथ खाली नहीं। तो हाथ खाली करके इधर आओ। क्या हुआ? कहा ना मेरा हाथ खाली नहीं। तो हेल में जो हाथ खाली नहीं है। मीता, सुना नहीं तुमने? Can't you hear me, damn it? मीता, can't you hear? आखिर मीता ने फैसला किया कि अमर से 2 टूक बात कर ली जाए, उसे सच्चाई बता दी जाए, अपनी जिंदगी की समस्याओं से रूबरू करा दिया जाए। मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? किसने बंद किया दरवाजा? मीता, तुम्हें सुनाई नहीं देता? मैंने पूछा दरवाजा किसने बंद किया? तुम भी उन सब पुरुषों की तरह हो अमर, जो अपने हर सवाल का जवाब पा लेना तो चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते। कितने बड़े एडिटर हो तुम। संसार की हर समस्या के लिए तुम्हारे पास एक एडिटोरियल है, लेकिन तुम्हारी अपनी समस्या के लिए तुम्हारे पास कोई एडिटोरियल है? 12 साल की उम्र में ही माँ को खो दिया। फिर अचानक एक दिन मैंने अपना एक नया रूप देखा। मैंने महसूस किया कि मैं जवान हो गई हूँ। उन्हीं दिनों शशि से मेरा परिचय हुआ, मुलाकातें होने लगी, कभी एक पल के लिए, कभी 2 पल के लिए, और मैंने महसूस किया कि मेरी प्यास प्यार में बदल रही है। हमारे सभ्य समाज ने मुझे समझाया प्यार पर पर्दा होना चाहिए, वो भी मैंने मान लिया। अभी 2-4 महीनों में मुलाकात हो जाती थी तो चंद घड़ी बातें कर लेते थे। अगर उन चंद घड़ियों का हिसाब लगाऊं तो कुल मिलाकर 6 घंटे भी नहीं होंगे, लेकिन उन 6 घंटों में शशि ने मुझे जो कुछ दिया, उसने मुझे छुआ तक नहीं। उन 6 घंटों में मुझे जो कुछ मिला तुम विवाहित जीवन के 6 सालों में भी मुझे दे नहीं सके। मैं जिस तरह उससे मिलने के लिए, उससे बातें करने के लिए तड़पती थी, वो तड़प, वो बेचैनी, वो इंतजार मैंने तुम्हारे बारे में कभी महसूस नहीं किया। लेकिन क्यों? मीता के इस 2 टूक सच ने अमर की आंखें खोल दी, और आंखें खुली तो पति पत्नी के रिश्ते का एक नया अर्थ उसे नजर आया। अमर अब समझ चुका था कि उसके और मीता के रिश्तों में कसूरवार शशि नहीं, वो स्वयं है। ये इस्तीफा तुमने कब लिखा? क्यों? सर, मुझे लगा मेरी वजह से आप दोनों के बीच जो चीज है नहीं वो वजह कैसे हो सकती है? ये तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। बीता हुआ कल आज हमारे बीच कैसे आ गया? फिल्म के आखिरी सीन में बासु भट्टाचार्य ने अमर और मीता के बीच प्यार भरी चुहलबाजी दिखाई और यह भी दिखाया कि एक नए मेहमान के आने की खबर देते हुए उनके बीच घिरा हुआ तनाव का कोहरा अब छट चुका है। जीवन की नीरसता अब खुशियों में बदल चुकी थी। अब बताओ, लड़का या लड़की? दोनों। Can't promise. One at a time.
अनुभव की कहानी के नायक और नायिका अमर और मीता ने वैवाहिक रिश्ते के नए अर्थ को जाना, एक दूसरे को समझा, एक दूसरे की परेशानियों को पहचाना और फिर से वे दोनों एक हो गए। लेकिन भाग्य की विडंबना देखिए, वैवाहिक जीवन के इर्द गिर्द अपनी फिल्मों का ताना बाना बुनने वाले और उन समस्याओं का समाधान लोगों तक पहुंचाने वाले बासु भट्टाचार्य का अपना स्वयं का वैवाहिक जीवन संबंध विच्छेद पर खत्म हुआ। विरोधों और मतभेदों के बीच उन्होंने बिमल रॉय की पुत्री रिंकी से विवाह किया था, लेकिन दाम्पत्य का सुख तनाव और अलगाव की बलि चढ़ गया। लेकिन व्यक्तिगत जीवन को बासु भट्टाचार्य ने अपनी रचनाओं पर कभी हावी नहीं होने दिया। अंतिम फिल्म आस्था तक में वे दर्शकों में वैवाहिक जीवन की आस्था जगाते रहे। शायद सच्चे और अच्छे कलाकार ऐसे ही होते हैं। अनुभव की बातें सुनकर आपने कैसा अनुभव किया, ये आप हमें अवश्य बताइएगा। और बताना कैसे है ये तो आप जानते ही हैं, चिट्ठी, टेलीफोन या ईमेल के जरिए। तो अवश्य लिखिएगा कि आज के प्रोग्राम में अशोक अय्यर की खोज और उनका आलेख आपको कैसा लगा, और प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा की बातों के बारे में आपकी क्या राय है। और आप कीजिए प्रतीक्षा अगले सप्ताह तक बाइस्कोप की बातें प्रोग्राम की। बाइस्कोप की बातें।